हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहें। तो तो एक खूबसूरत सी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विथ आपके साथ करते हैं। तो चलिए, बच्चों की डिमांड थी कि सर एटम्स में जो पहला चैप्टर जो अ, सर अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था वो तो सर क्लियर हो गया था। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी समझ में आ गया था, लेकिन सर बोर एटॉमिक मॉडल से जो है वो परेशानी आ रही है। तो सर उस पर वीडियो बना था। तो ठीक है, बच्चों की डिमांड और बच्चों की कंसेप्ट को क्लियर ना करें हम लोग, ऐसा होगा नहीं। तो बोर एटॉमिक मॉडल पे मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। तो बोर एटॉमिक मॉडल, बोर का मॉडल एटम को लेके देखते हैं। तो 1911 में रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल दिया था। 1911 में रदरफोर्ड ने अपना जिसमें उनके दूसरे से थे, आपको याद होगा, एच गीगर और अर्नस्ट मार्सडन, तो दो थे इनके स्टूडेंट जो जिन्होंने उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया था। तो उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, अगर आपको याद हो। उन्होंने एक चीज़ नहीं बताई थी कि इन्होंने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने एक चीज़ की व्याख्या नहीं की थी। वो ये चीज़ थी कि वो मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया था। वो मॉडल जो था वो एटम की या उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया था। उन्होंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है इन एनी ऑर्बिट। ऐसा किसका कहना था? ऐसा कहना था रदरफोर्ड का कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन क्या करते हैं, किसी भी कक्षा में कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं है। और हम तो जान रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है। और कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है और कैसा एक्सेलरेटेड, अच्छा आप यहाँ पे न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन ऐसे से चारों तरफ घूम रहा है। तुम जाना, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है? बिकॉज कभी इसकी दिशा इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है। और वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसकी दिशा चेंज हो रही है यानी वेलोसिटी चेंज है, और वेलोसिटी में चेंज ही क्या है? एक्सेलरेशन। और हम जान रहे हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड होता है, कैसा होता है? एक्सेलरेटेड होता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड होता है तो वो क्या इमिट करता है? रेडिएशन से इमिट करता है। क्या इमिट करता है? रेडिएशन से इमिट करता है। मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल अगर ये एक्सेलरेटेड है तो ये क्या इमिट करेगा? ये इमिट करेगा रेडिएशंस। क्या इमिट करेगा? निकालेगा अपने अंदर से रेडिएशन। और रेडिएशन क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सम एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म है। अगर एनर्जी निकाल रहा है तो इलेक्ट्रॉन गिरेगा। इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर वो एनर्जी निकाल रहा है तो अपनी एनर्जी निकाल रहा है, तो वो एक समय आएगा ऐसे गिरते 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 आके क्या होगा? न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में गिरे तो क्या एटम स्टेबल होगा? क्या हम एटम कह पाएंगे उससे? नहीं, तब तो एटम उसे कह ही नहीं पाएंगे। हम उसे एटम कह पाएंगे? हम एटम कहीं नहीं पाएंगे। जब हम उसे एटम ही नहीं कह पाएंगे तो क्या हम एटम की स्टेबिलिटी डिफाइन कर पाएँ? नहीं। तो इनके मॉडल की जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो यही था कि इन्होंने क्या किया था, ये जो थे वो एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए थे। तो इसी चीज़ को क्लियर किसने किया था? इसी चीज़ को क्लियर किया था बाद में आके बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में, जिसमें ये देखिए स्टेटमेंट होता है, क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स का मतलब होता है निकालता है क्या? रेडिएशन निकालता है, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड डायरेक्ट, क्योंकि वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो भाई वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, एक्सेलरेटेड, और एक्सेलरेटेड है तो क्या इमिट करेगा? रेडिएशन। और एनर्जी निकालेगा तो इसमें बात क्या होगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा। सो एन इलेक्ट्रॉन मस्ट एमिट रेडिएशन एंड लूज एनर्जी, सच ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी पुल्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियस एंड विद द न्यूक्लियस इन 10⁻⁸ सेकेंड एंड एटम वुड नॉट एग्जिस्ट, और एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। भाई एटम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन आके किस में गिर गया? न्यूक्लियस में। तो ये इनका ड्रॉबैक था। तो डिस्क्राइब एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन नॉट बी स्लिम, और उनकी एक और जो कह सकते हैं जो कमी थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की, वो क्या थी? अरे मम्मी, स्पेक्ट्रा को डिफाइन नहीं किया था। किसने? जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को डिफाइन नहीं किया था कि जो तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने देखिए यहाँ जो लिखा है ना, ही कैन नॉट एक्सप्लेन या डिस्क्राइब नहीं कर पाया एटॉमिक स्पेक्ट्रा। किसने? रदरफोर्ड ने अपना। तो इफ़ अ गैस इज एक्साइटेड बाय अ पासिंग एन इलेक्ट्रॉन करंट थ्रू इट एक्साइट्स रेडिएशन हैविंग सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ, जिसे कहते हैं डिस्क्रीट एमिशन, ठीक है। और इफ़
white light passes through a gas, the transmitted light have some making wavelength in its experiment discrete absorption spectrum। तो इन्होंने क्या कहा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करें इसे। तो कह रहा है कि देखिए, जैसे कह रहा है कि जैसे जब गैस पार्टिकल्स थे, कौन से पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल, जैसे मान लीजिए गैस पार्टिकल्स हैं, ये जो छोटे मैं प्ले बना रहा हूँ, ये क्या है, ये जो है ये आपकी गैस पार्टिकल्स हैं, और मैं इनसे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं स्पेक्ट्रम, मैं इनसे रेडिएशन एमिट कराना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करा, मैंने 2 वायर लाई, क्या लाई, 2 वायर्स लाई, और उन्हें क्या देने लगा, करंट देने लगा, यहाँ से क्या देने लगा, करंट देने लगा, क्या देने लगा, करंट, ऐसे ऐसे करके मैंने करंट दिया 2 तरफ से, इसे हीट मिला। अब ये क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है, और यहाँ पे मेरे सामने कोई पर्दा वगैरह, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ वेवलेंथ दिख रही है मुझे, डिस्क्रीट, टूटी फूटी, मतलब यहाँ पे लाइट दिखी, जहाँ जैसे मुझे समझिएगा, जहाँ एक जगह मुझे नीली दिखी ऐसे लाइट, फिर कुछ दूर छोड़ के फिर मुझे लाइट दिखी, फिर मुझे कुछ दूर छोड़ के लाइट दिखी, फिर मुझे कुछ दूर दिख के ऐसे लाइट मिली, अलग अलग वेवलेंथ की मिली, ठीक है। जैसे वेवगाइड में हो सकता है, मान लीजिए मुझे यहाँ वायलेट मिली, मुझे यहाँ इंडिगो मिली, मुझे यहाँ ब्लू मिली, समथिंग 2-3 कलर मुझे मिल गए मान लीजिए, ये तो ठीक है। अब उसके बाद मैंने सेम यही प्रोसेस करा, गैस थी, वहाँ से मैं ये जो दे रहा था, जो यहाँ से मैं दे रहा था वो तार लगा के मैं जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहा था, जिससे गैस के में से रेडिएशन एमिट हो रहे थे, मैं वो सब कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद मैंने एक और चीज़ में जोड़ दी, क्या, मैंने यहाँ से इसे देना शुरू कर दिया वाइट रंग की लाइट, मैं यहाँ से वाइट रंग की लाइट भी देने लगा, क्या देने लगा, वाइट कलर की लाइट भी देने लगा, क्या देने लगा, वाइट कलर की लाइट भी, यहाँ से वाइट कलर की लाइट भी आने लगी, क्या आने लगी, लाइट, सेम है प्रोसेस। तो ऐसा क्या हुआ कि जो यहाँ पर ये सब दिख रहे थे, अब ये सब गायब हो गए, जो पहले मुझे दिख रहे थे, अब उनकी जगह जहाँ जहाँ खाली थे, अब मुझे वो अलग अलग वेवलेंथ की वहाँ पे लाइट दिखने लगी, मतलब जो जहाँ मुझे आसमानी थे पहले, वो सब गायब हो गए। अब उसकी जैसे वेवगाइड में 7 थे, तो मुझे 2 या 3 दिख रहे थे, अब वो 4 मुझे दिखने लगे अलग अलग वेवलेंथ वाली, जिसमें जो पहले हो रहा था उससे क्या कहते हैं, एमिशन, क्योंकि हम एमिट कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, एमिट हो रहे थे ना गैस पार्टिकल्स में, जब लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं, हमें पर्दे पे ऐसे दिख रहे हैं अलग अलग वेवलेंथ्स वाली, ऐसे कहानी। लेकिन अगले वाले में जब हमने वाइट लाइट कराई, तो वो सब क्या हो गए, ऑब्जर्व हो गए, और लेकिन अभी भी डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं। कंटिन्यूस का मतलब कि सब दिखते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, पूरा एकदम लाइन से पूरा पिंग पिंग होता है, क्या ऐसा तो दिख रहा है, नहीं, हमें अगर आप यहाँ ध्यान दें तो कुछ जगह छोड़ा हुआ है, कुछ जगह क्या हुआ है, छोड़ा हुआ है, देखिए बीच बीच में कुछ जगह ये सब क्या हुए हैं, छोड़े हुए हैं, यानी ये तो भाई डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस तो नहीं है। इतना क्लियर हुआ, इसलिए यहाँ डिस्क्रीट सब में नाम रखा हुआ है। कैसा नाम रखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा है डिस्क्रीट एमिशन स्पेक्ट्रम, और यहाँ लिखा है डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट तो दोनों है, एक में एमिशन और एक में ऑब्जर्वेशन, और स्पेक्ट्रम कलर तो मैं दिख ही रहा है इफेक्ट में। तो ये कुछ कहानी है, ठीक है। तो ये था इनकी कहानी थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे फिर कितना क्लियर हुआ। ये तो कुछ दो ड्रॉबैक आप कह सकते हैं। पहला था कि इन्होंने स्पेक्ट्रम को डिफाइन नहीं किया अच्छे से। सेकंड ये था कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ अ एटम। उसके बाद क्या है, बोर एक्सेप्टेड रदरफोर्ड मॉडल एंड स्टडीड इन हिज लेबोरेटरी फॉर 1 ईयर। इन 1913 बोर गेव हिज ओन एटॉमिक मॉडल विद सम मॉडिफाइड इन रदरफोर्ड्स मॉडल। तो ये देखिए थोड़ा सा उनकी जो इनकी बातें हैं उसके पहले का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा चाह रहा है। ये क्या इंट्रोडक्शन दे रहा है, ये इंट्रोडक्शन दे रहा है कि बोर ने जब रदरफोर्ड का मॉडल निकला उसके बाद उनके मॉडल को एनालाइज किया या ऑब्जर्व किया। 1 साल तक गए लेबोरेटरी में और बहुत अच्छे से शोध वगैरह किया उन पर, देखा। फिर 1 साल बाद उन्होंने 1913 में 1911 में आया था उनका मॉडल। 1 साल 1912 पूरा बिता दिया। 1913 में अपना मॉडल ले दिया और 1913 मॉडल दिया और उन सब में जो कमियां दिखी उनको दूर करने की कोशिश की किसने, बोर ने अपने पोस्टुलेट्स में। तो ये बोर का मॉडल आइए देखने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है पहला जो इनका पॉइंट है वो कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन, क्या कह रहा है ये वाले देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इन एन atom can revolve only in certain stable orbits with fixed energy. These orbits are called energy level or stationary constant energy states. The were named as KLMN energy levels. इन्होंने एकदम साफ साफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं नाचता, इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूमता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक फिक्स्ड या किसी स्टेशनरी या किसी सर्टेन निश्चित जगह पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है, एक फिक्स्ड होता है। और उसी सर्टेन स्टेट ऑर्बिट्स को उन्होंने क्या कह दिया, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स कह दिया। क्या कर दिया, एनर्जी लेवल, जिसे KLMN के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। उन्हीं को क्या नाम दे दिया इन्होंने, एनर्जी लेवल। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं नाचता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ रिवॉल्व करता है उसकी एनर्जी फिक्स होती है, ठीक है। और उससे हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल, जिसका KLMN हम नाम जानते
हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इनका सेकंड क्या है, विच रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल ऑन इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनी रेडिएशन। क्या करता है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड क्लासिकल मैकेनिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन एटॉमिक लेवल इन ऑल एस्पेक्ट्स। इन्होंने एकदम साफ साफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन, भाई सिंपल सी बात है, अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो भाई एक्सेलरेटेड तो है, बट यहाँ पर वो रेडिएशन था। एकदम साफ साफ उन्होंने कह दिया, कोई वजह जो नहीं बताया क्यों नहीं करता, ये सब नहीं करता, उन्होंने एकदम साफ मुंह पे कह दिया वे रेडिएशन इमिट नहीं करता है। क्या करता है, रेडिएशन इमिट नहीं करता है ये। और यहाँ पे उन्होंने एकदम मतलब जो पुराने जो साइंटिस्ट जो क्लासिकल वाले उन्हें एकदम साफ साफ कहते हैं मुँह पे। यहाँ पे आप अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसमें लाने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ 100% ट्रू नहीं होगा, कहीं कहीं पर ट्रू भी नहीं होगा। तो ऐसा मत मान के चलिए कि हर जगह ट्रू ही होगा, बिकॉज ये आप माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करो, बहुत छोटे की बात करो, मैक्रोस्कोपिक नहीं, ये माइक्रोस्कोपिक बात है, मैक्रोस्कोपिक नहीं, ठीक है। तो ये बात थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मतलब एक माइक्रोस्कोपिक छोटा होता है और एक होता है मैक्रो। मैक्रो एक होता है, एक माइक्रो होता है, माइक्रो छोटा मैक्रो बड़ा। तो वो बड़े के लिए आप फॉलो करो। यहाँ पे जब आप एटम के लेवल पे इलेक्ट्रॉन के लेवल पे आ जा रहे हो तो लागू हो भी सकता है और नहीं भी, क्वांटम फिजिक्स की बात आने लगी है थोड़ी। तो इलेक्ट्रॉन हैज़ द सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द स्टेट एंड इलेक्ट्रॉन नाइदर। इसके बाद इन्होंने और भी कुछ कहा, क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन हैज़ द सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द स्टेट एंड इलेक्ट्रॉन नाइदर लूजेस नॉर गेन्स एनर्जी इन एन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स इफ इट डज नॉट इट अक्रॉस द अनदर एनर्जी लेवल। इन्होंने एकदम साफ साफ कहा, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है, देता भी है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा तो वो क्या करेगा, ऊपर वाले अपने ऑर्बिट में चल जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करेगा या ख़त्म करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, अपनी नीचे वाले ऑर्बिट में जाएगा। यानी अगर आपने इलेक्ट्रॉन को हीट मतलब आपने उसे एनर्जी दी, क्या दिया, एनर्जी दिया, तो अपने हायर ऑर्बिट में जाएगा, उसके ऊपर वाले ऑर्बिट में, और अगर वो एनर्जी लॉस कर रहा है तो क्या आएगा, नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। सिंपल सी बात, कोई बंदा अच्छा पढ़ रहा है 500 के दूसरे ऊपर वाले क्लास में जाएगा, कोई बंदा नहीं पढ़ रहा है अच्छे से नीचे आ जाएगा। मतलब एक तरीके बता रहा हूँ ऐसा। तो द एनर्जी स्टेट्स आर डिफाइंड। इनका थर्ड पॉइंट क्या था कि जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो क्या है, डिफाइंड है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स। इसकी बात हो रही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की। तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन द एनर्जी स्टेट्स आर डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द ऑर्बिटल, सॉरी अगर आवाज़ आ रही है तो वो मैं खुद साइड के कमरे में हूँ, लेकिन थोड़ा सा आवाज़ आ गई अगर तो सॉरी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आवाज़ ना आए, कोई डिस्टर्बेंस ना आए, इसलिए मैं खुद दोपहर के समय बनाता हूँ वीडियोस, लेकिन कोई नहीं, अगर थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है तो सॉरी फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं, ठीक है। द एनर्जी स्टेट्स आर डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीप्लर ऑफ एच अपॉन में क्या ऑफ एच अपॉन में 2 पाई बोर क्वांटाइज्ड कंडीशन। बोर ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं नाचता। इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ रिवॉल्व करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो, एंगुलर मोमेंटम, जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हो वो एच अपॉन 2 पाई का किसका इंटीग्रल मल्टीप्लर हो। मतलब एच अपॉन 2 पाई जो होगा, क्या होगा, जो एच अपॉन में 2 पाई होगा, एच अपॉन में 2 पाई होगा, उसका क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल हो। कैसा मल्टीपल हो, इंटीग्रल का मतलब कि n की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 1 2 3 4 ये सब रख सकते हो। नहीं कि 1/2 रख दे, 1/5 रख दे, 1/7 रख दे, ये सब नहीं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखोगे, ठीक है। मतलब सो ऑन आप आगे तक ले जा सकते हो। तो ये कहानी इंटीग्रल मल्टीप्लर, ये नहीं कि बटे वाला रखो। इंटीजर्स जानते हो ना, जैसे 0 1 2 ये जो -1 ये सब होते हैं, हाँ ये सब इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। ये नहीं रख सकते आप, 1/2 1/3 ये सब नहीं रख सकते। प्लैंक कांस्टेंट का मान तो आप जान रहे हो, एच का 6.626 इंटू में -34 जूल सेकेंड्स होता है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर, क्या है, इंटीजर। और इंटीजर में आप रखोगे, सर ये तो समझ में आ गया इंटीजर 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, चलिए, और 0 -1 तो है ही है। सर यहाँ पे इंटीजर तो मैं जानता हूँ इतना, लेकिन n में क्या रखूँ, कभी भी अपने मन से 1 2 3, कभी अपने मन से -1 0 रख तो नहीं रख सकते हो। ऐसा क्यों, बिकॉज आप जिस ऑर्बिट की बात करोगे उसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करो। जैसे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑर्बिट की, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट में हो रहा है, पहले वाले में
दूसरे वाले में होता है दूसरा, तो किसमें है, फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर इसकी बात करोगे तो क्या रखोगे, एन की जगह 1 रखोगे। क्लियर हुआ, एन की वैल्यू माइनस नहीं जाती इसलिए इसमें। क्लियर हुआ। माइनस में कभी देखा है माइनस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए, नहीं, इसलिए इंटीजर की वैल्यू प्लस होती है। इंटीजर इज इक्वल टू ऑलवेज, और इंटीजर क्या है, ऑर्बिट नंबर है। इंटीजर क्या है, ऑर्बिट नंबर है। ठीक है, ये कहानी है। इंटीजर क्या है, ऑर्बिट नंबर है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए क्या होगा, h अपॉन में 2 पाई। देखो सेकंड के लिए मैंने h की वैल्यू 2, अरे n की वैल्यू 2 रख दी, तो और थर्ड के लिए मैंने n की वैल्यू 3 रख दी। तो यही देखिए कहानी है यहाँ पे। ठीक है, एंड सो ऑन, आप जहाँ तक ले जाना वहाँ तक। ठीक है, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, जैसे एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम का जो मोमेंट होता है वही क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं सर, समझ नहीं है। देखिए यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम कुछ से दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एल से, और ये होता है वेक्टर एल इज इक्वल टू पी, क्या है आप जानते हैं, मोमेंटम होता है इनटू में आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और P क्या होता है, जो P जो यहाँ लिखा है आपको दिख रहा होगा, ये P क्या होता है, ये जो P होता है ये होता है, ये जो P है ये P क्या होता है, mv होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने मॉड में, mv साइन थीटा, ये mv होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट तोड़ते हैं जानते हैं हम लोग, साइन थीटा आता है। जहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी, m क्या है, मास, r क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन का मैंने पोजीशन, मतलब अगर मैं बात, और हम जानते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन जब भी न्यूक्लियस के अलॉन्ग उसका पोजीशन वेक्टर अगर हम देखें तो कितना आएगा, ऑलवेज 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसलिए L बराबर क्या आ गया, mv/r। क्या आ गया, L इज इक्वल टू mv/r आ गया। L इज इक्वल टू क्या था, NH अपॉन में 2 पाई, और हमने L बराबर भी निकाल लिया, क्या है, mv/r। तो mv/r बराबर क्या हो जाएगा, NH अपॉन में 2 पाई। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए आप, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं बना रहा हूँ, जो मैंने भी अभी कराया आसमान में, फिर हरे पे उसी पे चढ़ा रहा हूँ, फिर ऑरेंज भी इसी पे चढ़ा रहा हूँ, जिस पे चढ़ा रहा ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल से इन्होंने क्या लिखा देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कल सो इट नीड्स centripetal force. This centripetal force is provided by the electrostatic force between electron and न्यूक्लियस। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो किस, मतलब एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स कर रहा है बाय कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसे सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा है, क्योंकि हम जानते हैं दो चार्ज पार्टिकल अगर है तो उन दोनों के बीच एक फोर्स लगता है जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो चार्ज एंड न्यूक्लियस इज ऑल्सो चार्ज पॉजिटिवली, इनके बीच फोर्स लग रहा था, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच क्या कर रहा था, अप्लाई हो रहा था। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस में चेंज हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स में। ठीक है, ये कुछ कहानी थी। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बताया, ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है, मतलब बनाया, जहाँ पे जो Fe है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वही क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स में बदल गया। Fe इज इक्वल टू FC यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, Fe इज इक्वल टू FC यहाँ लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे जो डायग्राम बनाना है सर्कल में, इसकी बात कर रहा था ये, ठीक है, ये बता रहा है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। तो Fe इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपन में R स्क्वायर इज इक्वल टू KEZE अपन में R स्क्वायर। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आया, ये कैसे हो गया। अरे सर मैं क्या बात कर रहा हूँ, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है बताइए। हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दिया, K लिख दिया। K लिख दिया, K इज अ कांस्टेंट, हम ऑल्सो यू नो दैट। एंड Q पहला चार्ज हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, मैंने E लिखा। दूसरा चार्ज क्या हमारा ZE। ZE का मतलब क्या है, Z इज द एटॉमिक नंबर एंड E इज द चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अच्छा, जितना Z रहेगा हम जानते हैं उतना ही P रहता है, उतना ही E रहता है ना। हाँ, तो मान लीजिए सॉरी, उतना नंबर ऑफ P है, नंबर ऑफ E रहता है, चार्ज की बात नहीं कर रहा। तो Z मान लीजिए, अगर मान लीजिए मेरा 2 है तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 2, और 2 मैंने रख दिया, 2 इंटू में कितना रख दिया मैंने, 2 रख दिया, कितना रख दिया, 2 रख दिया। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो मेरा नेट चार्ज आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3.2 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इस तरीके से। तो इसलिए हमने ZE रखा, मतलब जिसका जैसा न्यूक्लियस होगा वैसा उस पर न्यूक्लियस का चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन एक लेके बात करें अभी, तो FC इज इक्वल टू क्या हो गया, mv स्क्वायर अपॉन में R। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, mv स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, R होता है। क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन में R होता है। और FC बराबर Fe, अभी हमने देखा है FC बराबर क्या है, Fe है ना, FC बराबर Fe, तो वही है क्या, mv स्क्वायर क्या है,
एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला याद रखें। यहाँ पे देखो ये याद रखना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। ये चीज़ फॉर्मूला याद रखें। यहाँ पे याद रखें एम वी आर बराबर एन एच अपॉन में 2 पाई होता है, ये याद रखें। और एल इज इक्वल टू एच अपॉन में 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपुलर होता है, तो जान रहे हैं आप, ठीक है। ये तो सब थ्योरीज हैं वगैरह, ये 2 फॉर्मूलेज आपको याद रखना है। अब देखिए मेरे पास 2 इक्वेशन होंगे। पहला इक्वेशन तो ये है जो मैंने दो बनाया ना, एक यहाँ पर इक्वेशन है, एक इक्वेशन यहाँ पे है देखिए जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, ठीक है। और एक इक्वेशन कहाँ है, यहाँ पे है इस साइड में, जिसके अभी जिसकी बात की हूँ, ये वाली इक्वेशन जिसमें डिब्बा बनाया ये वाली, ठीक है। अभी क्या करें, मैंने इन दोनों को क्या करें, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मुझे आर की वैल्यू मिली। मैंने डिवाइड क्यों किया, बिकॉज मैं जान रहा हूँ इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक तो है v वेलोसिटी और एक तो है r उसका रेडियस, मतलब रेडियस है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच पोजीशन वेक्टर जो है। तो r एक पोजीशन बता रहा है, r क्या बता रहा है, उनका उसका पोजीशन बता रहा है, और या रेडियस, और जो वो है हमारा v है, वो की v क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशन हमारे वैल्यू निकल आएगी। तो मैंने r की वैल्यू क्या करी, दोनों को डिवाइड करके निकाल आई, जिसकी वैल्यू है r बराबर n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू जो है इसे आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन टिपिकल नहीं है। आप अगर अच्छे से याद करने बैठेंगे तो एक बार याद हो जाएगा, तो लाइफ टाइम के लिए अच्छी बात होगी ना, या एग्ज़ाम टाइम के लिए तो अच्छी बात होगी। तो याद के लिए आसान है, कुछ नहीं है। याद करिए रेडियस ऑफ nth एनर्जी लेवल, हाँ। तो क्या कर रहा है, रेडियस, मैंने कहा ना r फॉर रेडियस, p फॉर वेलोसिटी। तो ये क्या कर रहा है, आप nth रेडियस, मतलब nth ऑर्बिट की कितनी रेडियस होगी। देखिए अगर आप यहाँ ध्यान दें तो n भी n और z के टर्म्स है ना, n है, z है, h है, एप्सिलॉन नॉट है, पाई है, m है, e का चार्ज इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ये आप याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला देखिए मैंने यहाँ पे भी नोट हो गया, ये फॉर्मूले को यहाँ पे भी नोट कर दिया गया है ताकि वहाँ के, ठीक है, इसी पे भी थोड़ा काम चलेगा ना। जैसे h की वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ दैट। एंड m की वैल्यू हम जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू जानते हैं, 8.85 इंटू में 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 3.142, ऑल्सो नो दैट। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी जानते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो बचा क्या, बचा आपका सिर्फ n स्क्वायर और z। तो वो तो वेरिएबल करेंगे, बिकॉज आप कौन से ऑर्बिट ले रहे हो तो n उस पर डिपेंड कर रहा है। z आप कौन सा एटम ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपने गोल्ड लिया है, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम ले रहे हो तो हाइड्रोजन है कि हीलियम है कि लिथियम, तो उस पर z वेरी करेगा। और उस एटम में भी आप कौन सा ऑर्बिट ले रहे हो उस पर वेरी कौन करेगा, n ऑर्बिट करेगा। यानी 2 वेरिएबल्स थे, n और z, वाई हमने रखा है यहाँ पे। और इसको ये सब तो क्या है, ये सब तो ऑल ये जो अंदर की वैल्यू हैं, ये जो अंदर की वैल्यूज़ थी, ये सब क्या थी, फिक्स थी। ये सब वैल्यू क्या थी, फिक्स थी या कांस्टेंट थी। इन सबको रखने पे, सॉल्व करने पे जो मेरा वैल्यू है वो कितना आया, r इज इक्वल टू 0.529 इंटू में n स्क्वायर अपॉन में z एगस्ट्रॉन। तो ये याद रख लिया, ये थोड़ा याद होता है, बच्चों लोग अक्सर याद कर लेते हैं ये बहुत ईजी वे में, कि 0.53 इंटू में n स्क्वायर अपॉन में z एगस्ट्रॉन। वो याद, ये वाला जो ऊपर वाला r का फॉर्मूला है, इसे याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बच्चे थोड़ा इसे याद करने से बचते हैं ये वाला, लेकिन ये आसानी से याद कर लेते हैं। तो ये आता भी, इससे याद कर लें, इसका शॉर्टकट है, बट ऊपर वाला भी याद करे रहें, ठीक है, ऊपर वाला भी याद करे रहें। तो ठीक है, आगे करते हैं। जहाँ पे n क्या है सेल नंबर जो मैंने बता दिया, और z क्या एटॉमिक नंबर है, ठीक। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए r की वैल्यू कितनी हो गई। हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूँ, हाइड्रोजन एटम के लिए n की वैल्यू, जो यहाँ पर मैंने n बनाया है, क्या बनाया है, n, जो मैं यहाँ बना रहा, जो n रखी है मैंने, जब भी मैं हरे से इंडिकेट कर रहा हूँ, n की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए क्या होगी, पहले ऑर्बिट के लिए 1 होगी, और हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 1 इसका स्क्वायर अपॉन में 1, यानी r की वैल्यू क्या आ गई, पहले ऑर्बिट, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन के एटम का जो पहला ऑर्बिट होगा उसका रेडियस कितना होगा, तो होता है 0.529 एगस्ट्रॉन। ये तो याद हो जाना चाहिए एकदम इजी वे में, कितना होता है 0.529 एगस्ट्रॉन। इसे क्या कहते हैं, बोर्स रेट। कई बार तो ऑप्शनल में बना के पूछ भी देता है कि बोर्स रेडियस कितना होता है, एकदम इजी सा है 0.529, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आप R2 के लिए, दूसरे के लिए निकालना चाहो, दूसरे के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और z की वैल्यू तो बनी रहेगी 2 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 0.529, देखिए वही लिखा हुआ है।
ठीक है, वही लिखा हुआ है। इसी तरह थर्ड के लिए क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा अपन में 1, तो 9 इंटू 0.529 एगस्ट्रॉन्ग है, ऐसे। ठीक है, तो इसी तरह ये होगी वैल्यू। ठीक है, R इज इक्वल टू A0। हमने जो रेडियस था nth ऑर्बिट का वो तो हमने फाइंड करना सीख लिया 0.529 इंटू में n स्क्वायर अपॉन में z के फॉर्मूले से, लेकिन वेलोसिटी भी तो चाहिए। तो वेलोसिटी को जानने के लिए आइए चर्चा करते हैं। ये देखिए वेलोसिटी की चर्चा के लिए, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, वेलोसिटी की चर्चा वहाँ करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए मैंने क्या किया, अब हमें r की वैल्यू मालूम हो गई। हमें क्या हो गई, r की वैल्यू मालूम हो गई, हमने r की वैल्यू को पुट कर दिया। उन दो में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे आप r की वैल्यू, तो आपको क्या मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी। और हमें v की वैल्यू यहाँ पे इसी तरह मिल गई। v की वैल्यू कितनी आई है, z² अपॉन में 2h एप्सिलॉन नॉट n, जहाँ पे ये क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में आपको क्या देगा, वेलोसिटी दे देगा किसकी, इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर भी हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि h का वैल्यू कितना है, 6.626 इंटू में कितना होता है 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू के पावर -19 जूल। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और तो ये सब वैल्यू कॉन्स्टेंट्स हैं। मैंने इनको पुट करने पे हमें एक वैल्यू मिली, क्या मिली, v बराबर 2.18 इंटू में 10 के पावर 6 z अपॉन में n मीटर पर सेकेंड, बिकॉज z इज़ ऑल्सो वेरिएबल एंड n इज़ ऑल्सो वेरिएबल, बिकॉज हम जा रहे हैं n इज़ द ऑर्बिट्स नंबर क्या देता है, तो मैं आपको ऑर्बिट का नंबर देता है, और z क्या देता है, आप कौन सा आइटम यूज़ कर रहे हो वो वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये चलते हैं। लिखा है कि फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की पहले बात है कि हम सब जगह बात करें हाइड्रोजन को, बिकॉज इन्होंने हाइड्रोजन लाइक एटम लिया था मैक्सिमम जगह, भी बताएंगे भी आगे क्यों ऐसा बात है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँ तो हाइड्रोजन एटम के लिए z बराबर क्या होगा, 1 होगा। आप z की वैल्यू 1 रखिए, n की वैल्यू 1 रखेंगे ना, कि पहले ऑर्बिट की बात करेंगे तो कितना है 2.18 इंटू के पावर 6, जो 0.529 एंगस्ट्रॉम वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था उसकी वेलोसिटी कितनी है 2.18 के पावर 6 मीटर पर सेकंड। कितनी ज़्यादा तेज, कितनी ज़्यादा तेज, जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं कुछ तो ऐसे भाग रहे हैं। तो ये समझिए, फिर इसकी तुलना की गई किससे, लाइट की स्पीड तुलना की गई, तो पाया गया कि 1/137वां भाग होता है। कितना होता है, 1/137वां भाग होता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, जानते हैं 3 × 10 के पावर 8 होता है, मतलब 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो 100 भाग तो इसी तरह कम है, और 3 है तो इधर भी थोड़ा कम है, तो 1/137वां भाग सोचिए, मतलब लाइट से इतना भाग कम है, और जबकि इतना तेज़ होने के बाद भी लाइट से इतना कम है, सोचिए, मतलब लाइट की स्पीड तो गजब भी हो गई। तो फिर सेकंड के लिए भी आप इस तरह पुट करके निकाल लीजिए, z की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे 1 ही रहेगी, और सेकंड वाले के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अपॉन में, ऐसे करके आप निकाल सकते, सॉरी z अपॉन में n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 1/2 इंटू 2.18 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकंड, ऐसे करके वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, ये उसके बाद क्या लिखा है, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी। हमने दो चीज़ें भी फाइंड करना सीख लिया, क्या, R और v को। r की वैल्यू 0.529 n स्क्वायर अपॉन में z थी, v की वैल्यू 2.18 इंटू मीटर के पावर 6 z अपॉन में n। ये दो वैल्यू, ये फॉर्मूला पे याद रखें ज़रूर, इसका यूज़ आएगा अक्सर। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी। हम देखिए पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं 1/2 mv² होता है, और हम v की वैल्यू भी जान रहे हैं यहाँ से ना, अभी तो निकाला है v की वैल्यू जस्ट ऊपर, ये देखिए ना, ये v की वैल्यू तो है जो हमने निकाला अभी, v की वैल्यू को पुट कर दिया। v की वैल्यू को पुट करने पे काइनेटिक एनर्जी हमारा कुछ इस ऐसा दिखने में आया कि E बराबर mze, कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि E बराबर mz² E के पावर 4 8h अपॉन में 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर जूल्स, मतलब ये आया। इसकी शक्ल कुछ कैसे देखने को मिली, ऐसे देखने को मिली। ठीक है, अभी और देखते हैं, और लोग देखेंगे। अभी देखिए इसमें बहुत ही वे मैं बताऊंगा इसको, ये तो खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बहुत दिख रहा है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद कर लीजिए, लेकिन याद करेंगे तो ठीक रहेगा। पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल बराबर हम जानते हैं, और यहाँ पे पोटेंशियल कौन से निकालेंगे, हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बिकॉज यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से जन रहा है, चार्ज की वजह से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो चार्ज एंड प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस इज ऑल्सो चार्ज। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रही है वो किसके वजह से जनरेट हो रही है, वो जनरेट हो रही है बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, यू इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R। यहाँ पे हम जानते हैं Q1 एंड Q2 की वैल्यू कैसे रखते हैं, विथ साइन। तो वही को यहाँ लिखा गया, देखिए यहाँ पे लिखा है, इंडिकेट किया गया, विथ साइन वैल्यू आपको क्या करनी है, पुट करनी है। तो मैंने क्या किया, हम जान रहे हैं Q1 की वैल्यू क्या होगी, -E, और जो अंदर का चार्ज होता है न्यूक्लियस का वो क्या होगा, ZE। देखिए बाहर मैंने लिखा हुआ है। और K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वही, तो ये सब वैल्यू मैंने रख दी। ये सब वैल्यू को पुट करने के बाद मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल के आई, -2 अपॉन में मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो आई पहले इतनी आई, कितनी आई, ये U बराबर -mZ² e⁴, फिर अपॉन में 4n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा इसे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लाना था, मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। अब देखिए अगर आप इतनी वैल्यू को ऑब्जर्व करें, सिर्फ ये जो ये बाहर ये जो इतनी सी वैल्यू है 2 को छोड़ के, जो बाहर ये वैल्यू है, यही वैल्यू क्या थी, यही तो वैल्यू थी काइनेटिक एनर्जी की, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे तो। हाँ सर, तो क्या मैं इसकी जो काइनेटिक नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। यही मैंने कर दी कि U बराबर -2 के E, यानी काइनेटिक एनर्जी जितना आएगा उसका दोगुना क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी विद साइन चेंज। मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जितनी भी आएगी उसका जस्ट दोगुना होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी विथ साइन चेंज। ये कहानी है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। तो टोटल एनर्जी, अब टोटल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, टोटल एनर्जी जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, यू से। तो बहुत लोग सोचेंगे सर यहाँ पे ब्रैकेट आप ओपन छोड़ के चले, ब्रैकेट नहीं, वो यू लिखा है सर, ध्यान रखिए उस पर। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इतनी ही थी और पोटेंशियल एनर्जी की जस्ट उसकी डबल है। माइनस के साथ साइन चेंज करके जोड़ेंगे ना, देखिए ना यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैं ग्रीन से भी बना रहा हूँ, ये देखिए जो एरो यहाँ पे देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की दोगुनी तो है, बट ना नेगेटिव साइन के साथ है। तो फिर इस घट जाएगा, और घट की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, घट की हमारी वैल्यू आ गई इतनी, -mZ² e⁴। कितनी आ गई, -mZ² e⁴ टोटल एनर्जी। दिस इज़ ऑल्सो द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये माइनस में है। ये माइनस में क्यों है, ये माइनस में ये बता रहा है टोटल एनर्जी कि आपको इतनी एनर्जी दोगे, इस माइनस वाले को बॉन्ड तोड़ोगे, तब आप क्या करोगे, उस इलेक्ट्रॉन को उससे बाहर निकाल। आपको आयनाइजेशन एनर्जी देखिए, आपको केमिस्ट्री में पढ़ोगे ना, इलेक्ट्रॉन को आने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो यही है, माइनस में बता रहा है ना कि आपको इसे एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ये बता रहा है, ठीक है। तो E की वैल्यू -mZ² e⁴ अपॉन में 8n² h² अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये कुछ कहानी है टोटल एनर्जी की, ठीक है। तो हमने जान लिया टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। जी जो होता है वो क्या होता है, वो दोगुना होता है काइनेटिक एनर्जी और किसका, काइनेटिक एनर्जी का दोगुना होता है, ठीक है, विथ उसके अपोजिट साइन से। और जो टोटल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, बट इन अपोजिट साइन में। देखिए यही को यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है, यही दर्शाया गया ऊपर जो मार्जिन, ये याद कर लें, मार्जिन में भले लिखा है लेकिन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। हाँ ये याद कर लें। उसके बाद क्या लिखा है, फॉर m की वैल्यू हम जानते हैं, E की वैल्यू जानते हैं, H की वैल्यू भी जानते हैं, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी जानते हैं। तो ये सब वैल्यू रखने पे हमारा टोटल एनर्जी कहो, टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आई है, -13.6 इंटू में Z² अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आई है, -13.6 इंटू Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है। अब अगर आपको टोटल एनर्जी मिल गई, क्या मिल गई, टोटल एनर्जी मिल गई, तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो कुछ नहीं, उसका दोगुना कर दो। उसका दोगुना करोगे आपको क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। और जितनी भी आपकी टोटल एनर्जी आई उतना ही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। यानी इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, इसी फॉर्मूले का क्या कर सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो, टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो। बस वही 2 का खेल और साइन का खेल है थोड़ा सा, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, तो उसके आगे हमने अब एनर्जी निकाल के दिखानी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन एटम की अगर मैं पहले ऑर्बिट की बात करूं तो जो एनर्जी आएगी, मैं Z की वैल्यू 1 रखूँगा, N की वैल्यू 1 रखूँगा, तो मेरी E की वैल्यू कितनी आ गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले के लिए। दूसरे के लिए कितनी आ गई, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे के लिए कितनी आ गई, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे के लिए कितने आ गए, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो पहले का गैप बहुत ज़्यादा है, -13 में से 3 यानी 10 का गैप है। फिर -3 से 1.5 आया, 3.5 से 1.5 का गैप है।
फिर 1.5 से 8.5 आया था, 0.55 का गैप है कुछ ऐसा। मतलब गैप का जो अंतर है वो लगातार कम होते जा रहा है। निकालना चाह रहे हो तो जूल्स की फॉर्म में एनर्जी आएगी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻8 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर जूल्स आएगी। नोट की बात करते हैं कि नोट एक लिखते हैं कि दिया that total energy of an electron in an orbit is negative which indicates that electron is bounded to the nucleus। इसकी बात मैं पहले कर दिया था कि ये माइनस में क्यों बता, ये माइनस इसलिए बता रहा है, इसका ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बंधा हुआ है न्यूक्लियस से। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको उतनी एनर्जी देनी होगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकलेगा। ये बात है। तो ये देखिए आपको पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल के दिखाया गया है। फिर 2E से जितनी आई मैंने 2E कर दिया, और अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मैंने उसका नेगेटिव साइन ले लिया है। तो ठीक है बच्चों, आगे की क्लास हमारी अब और हमारे कुछ टॉपिक्स बाकी हैं थोड़े से, तो आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें। गुड बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। बाय, बेस्ट ऑफ लक।